नमस्कार दोस्तों। आज हम सॉल्व करेंगे छत्तीसगढ़ का सेट एग्ज़ाम जो इकोनॉमिक्स का हुआ था कल। उसको आज पेपर सॉल्व करेंगे। अभी मेरे पास एक पीडीएफ है जिसमें 100 क्वेश्चन है और उन पे मैंने इंग्लिश वाले वर्जन में लेफ्ट साइड में लाल से टिक लगा रखा है जो क्वेश्चन जो आंसर होगा वो। तो अगर आप एक्सप्लेनेशन ज़्यादा सुनना नहीं चाहते और जस्ट आंसर देखना चाहते हैं तो आप जल्दी जल्दी स्क्रॉल करके देख सकते हैं सारे 100 क्वेश्चंस का आंसर। और इसमें ऑलमोस्ट क्वेश्चंस का आंसर सही है। 2-3 क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत डाउट है, वो भी मैं बता दूंगा क्या डाउट है। तो अभी के लिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो कि एकदम क्लोजेस्ट होता है परफेक्ट कंपटीशन के, उसका जो मेन फीचर होता है वो होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मार्शल। सो ये चार जो दिए हुए उनमें से मार्शल ने जो डेवलप किया था वो था पॉइंट मेथड एंड टोटल आउटले मेथड, या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी बोलते हैं उसको, बी एंड सी। और परसेंटेज मेथड डेवलप किया था हिक्स ने और एआरसी मेथड डेवलप किया था डाल्टन ने। सो ये माइक्रो के क्वेश्चंस चल रहे हैं अभी। फिर थर्ड में आते हैं व्हेन द शट डाउन पॉइंट इज ऑकर्ड इन मोनोपोली। सो मोनोपोली में जब प्राइस जो होता है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम जाने लगता है, जस्ट या उसके इक्वल उससे कम जाने लगता है, तो उसको शट डाउन पॉइंट बोल देते हैं मोनोपोली का। सो इसमें ये वाला ऑप्शन हो जाएगा डी। फिर फोर्थ में आते हैं डिमांड थ्योरी जो जे आर हिक्स ने डेवलप करी थी, वो है इनडिफरेंस कर्व थ्योरी एंड द डिमांड थ्योरी ऑफ लॉजिकल ऑर्डरिंग। ये डिमांड थ्योरी फॉर लॉजिकल ऑर्डरिंग्स पे 2-3 क्वेश्चंस आए हैं। और इनडिफरेंस कर्व थ्योरी इस पे पहले आया कि ये इसको डेवलप किसने किया, फिर इसका क्रोनोलॉजी बताओ, ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। तो इसमें हो जाएगा डी। आपको लाल कलर दिख रहा होगा लेफ्ट में, वही आंसर है, तो आप अपने मैच कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सेट का एग्ज़ाम नहीं दिया है, छत्तीसगढ़ सेट का, वो भी देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस जो नॉर्मल होते हैं। डायरेक्ट जो टॉपिक में पहला क्वेश्चन होता है, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग, तो पहला क्वेश्चन क्या होगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग को किसने डेवलप किया। तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस, तो वो भी आप देख सकते हैं। कुछ नेट के पी वाई क्यू क्वेश्चंस हैं और कुछ यूपीएससी के भी क्वेश्चंस हैं जो इन्होंने डाल रखे हैं। पांचवें पे आते हैं हु हैज़ डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन प्योर कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन। तो ये चैम्बरलिन ने कहा था परफेक्ट एंड प्योर कंपटीशन के बारे में। तो चैम्बरलिन ने बोला था कि कंपटीशन जो मोनोपोली एलिमेंट जो आते हैं वो कंपटीशन बिगाड़ देते हैं, उसको प्योर बोलते हैं। और जो परफेक्ट कंपटीशन होता है वो एक बहुत ज़्यादा किताबी अवधारणा टाइप है जिसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव होता है वो। और प्योर कंपटीशन इतना ही है कि मोनोपोली एलिमेंट्स को हटा दें तो जो कंपटीशन बचेगा वो प्योर कंपटीशन हो जाएगा। तो इसमें सी हो जाएगा। फिर सिक्स्थ में चलते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी से मोनोपोली पावर किसने कैलकुलेट करी थी। तो ये ट्रिफिन का मोनोपोली पावर है, ये आप सिंपल चेक कर सकते हैं नोट्स में। फिर सेवन्थ में चलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड करो डी 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 वन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो ये एक्सटेंशन इन डिमांड हो जाएगा कि राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है, तो ये एक्सटेंशन मांग में विस्तार है। फिर इनपुट आउटपुट टेक्निक किसने प्रेजेंट की, या लियोन टिफ ने करी। फिर नाइन्थ में आते हैं आइसो प्रोडक्ट कर्व में डिक्रीजिंग ऑन द स्केल लाइन विच लॉ ऑफ रिटर्न्स ऑकर इन द प्रोडक्शन फंक्शन। सो इसका IRS होगा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था ये। और फिर क्वासी रेंट का किसने डेवलप किया, मार्शल, सबको पता ही होगा। फिर आते हैं 11th में डिफरेंस बिटवीन रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। सो नॉमिनल जीडीपी एक्चुअल प्राइस लेवल जो करंट में है वो यूज़ करता है, रियल में बेस लेवल का यूज़ होता है। और एक्चुअल बाई रियल करते हैं तो जीडीपी डिफ्लेटर आता है, सी हो जाएगा इसमें। फिर 12th में आते हैं कि एनिमल स्पिरिट में चार पांच चीज़ें होती हैं, उनमें कॉन्फिडेंस सबसे मेन होता है, तो फर्स्ट हो जाएगा। और एक ये नाइव ऑप्टिमिज्म की भावना होती है, आइडियल ऑप्टिमिज्म नहीं, नाइव ऑप्टिमिज्म की भाई हाँ कुछ अच्छा होगा तो इन्वेस्ट कर ही देते हैं, मार्केट आगे जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा इसमें 12th में। फिर 13th में चलते हैं कौन से थॉट्स का क्रोनोलॉजी बतानी है यहाँ पे। तो सबसे पहले आएगा क्लासिकल इकोनॉमिक्स आता है, उसके बाद केंसियन आता है 1936 के आसपास।
फिर मोनेटरिज्म आता है मिल्टन फ्रीडमैन का फोर्थ में, और फिर न्यू क्लासिकल आता है 1970s के आसपास। सो ये इसमें फर्स्ट हो जाएगा। फिर 14th में चलते हैं, ISLM कर्व में है। सो ISLM कर्व में फर्स्ट दो सही हो जाएंगे, और थर्ड भी अगर सही होता है, अगर इसमें लिखा था IS कर्व विल बी फ्लैटर इफ इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज हायर। सो एक ISLM कर्व का भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये फ्लैटर स्टीपर और कुछ अंदर से भी आ रहे हैं, जैसे RPSC में आया या UGC नेट के एग्ज़ाम में आया जो कैंसिल हो गई, उसके में भी जो क्वेश्चन आए, तो उनको एक थ्योरी के साथ एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। अगर आप भी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। तो इसमें ISLM कर्व में जनरली हम एक जो इनका बेसिक इक्वेशन है वो लिख लेते हैं, और फिर उसके हिसाब से करते हैं फ्लैटर होगा या स्टीपर होगा या शिफ्ट करेगा या नहीं करेगा। तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा 14th में। फिर 15th में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। कोई भी मल्टीप्लायर वो होता है कि कंजम्पशन के चेंज में कितनी इनकम चेंज होगी, इन्वेस्टमेंट के चेंज में कितनी इनकम चेंज होगी। सो इनकम चेंज आएगा ऊपर, जिसको बोलते हैं हम न्यूमरेटर में, और वो आ जाएगा इन्वेस्टमेंट आ जाएगा डिनोमिनेटर में। सो अभी आप स्किप करके आगे जा सकते हो अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना है तो, और आप स्पीड भी बढ़ा सकते हो। तो इसमें डी आ जाएगा 15 में। 16 में इंस्ट्रूमेंट फिजिकल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है, बाकी तीनों फिजिकल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट है। पिगू का वर्जन ऑफ कैम्ब्रिज इक्वेशन। सो कैम्ब्रिज इक्वेशन के 3-4 वर्जन थे, फिशर का था, पिगू का था, केन्स का था एंड रॉबर्टसन का था। तो उनमें से पिगू का वर्जन ये वाला है, ए ऑप्शन। फिर रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कंट्री का क्या मेजर करता है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था। जनरली गुड्स एंड सर्विसेज जो होती हैं वो दोनों मेजर करता है, और रियल होता है तो एक्चुअल वैल्यू। सो इसको जनरली बोलते हैं इकोनॉमिक आउटपुट मेजर करता है, लेकिन इकोनॉमिक आउटपुट किसी ऑप्शन में है नहीं। फिजिकल आउटपुट है, लेकिन इसमें सर्विसेज भी आता है। सो हम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ले बोल सकते हैं इसको, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। सो इसमें कन्फ्यूजन है, बी एंड सी में वेल्थ नहीं होगा, फिजिकल आउटपुट नहीं होगा, मनी वैल्यू का थोड़े बहुत चांस है, बट कंट्री की मनी वैल्यू होगी नहीं, तो इसमें सी ऑप्शन ही होगा मेरे हिसाब से। फिर मैचिंग वाला आया सिंपल। सो AW फिलिप्स ने क्या दिया था, ट्रेड ऑफ बिटवीन वेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट दिया था, जो कि केवल बी में ही है, तो यहीं से सी हो गया। मोदिग्लियानी ने दिया था लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, और सिराज ने दिया था टैक्सेबल कैपेसिटी, और पिगू ने मनी इल्यूजन। इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर लाफर कर्व में सिंपल टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू पे है। लाफर कर्व जो रिग्नोमिक्स में आता है 1981 के आसपास। फिर 21 में आ जाएंगे। 21 में मॉडल मॉडल दो टाइप के मॉडल होते हैं, एक तो सिंपल जो मॉडल है y=अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू या ई या जो भी मान लो फर्स्ट, और जब इसको एस्टिमेट कर देंगे तो एस्टिमेट में एरर भाग जाएगा, तो इसमें 1/4 करेक्ट हो जाएगा, डी। एस्टिमेशन जो ऊपर छोटे छोटे कौवे से बैठे हैं ना, वाई हैट है वो, वाई हैट मतलब एक्चुअल वैल्यू इक्वल टू अल्फा हैट प्लस बीटा हैट इंटू एक्स। फिर 22 में चलते हैं। सो अब देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ये कौन याद करता है इनका ईयर्स, फिर भी इनके ईयर्स हैं। पोसोन डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका है 1830। बाइनोमियल पोसोन को बाइनोमियल जिसको बर्नौली ने विकसित किया था वो भी डिस्क्रीट है, इसका 1713 है। और फिर नॉर्मल का 1733 है, जो कि एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। और काई स्क्वायर का 1863 है, जो कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको पियर्सन और कार्ल पियर्सन ने खोजा था। तो इसमें BCAD आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा 22 में। 23 में सो OLS की स्टेप्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, कि प्रिपेयर वर्कशीट क्या होता है, कार्य शीट का निर्माण। सो कार्य शीट का निर्माण सबसे पहले होता है या सबसे आखिरी होता है, मेरे हिसाब से ए ऑप्शन होगा, कि सबसे पहले हम कार्य शीट वर्कशीट का निर्माण करते हैं, उसके बाद हम एस्टिमेट करते हैं, फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग और वेरिएंस का एस्टिमेशन करते हैं। सो सॉरी, फिर एस्टिमेशन ऑफ वेरिएंस एंड देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, तो इसमें ए होना चाहिए। बट थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि वर्कशीट निर्माण जो है वो लास्ट स्टेप आएगा या पहला आएगा। फिर 24th में चलते हैं। जेड टेस्ट अप्लाई होता है क्योंकि
टेस्ट फॉर मीन ऑफ पॉपुलेशन फॉर लार्ज सैंपल, जो बड़े सैंपल होते हैं n ग्रेटर देन इक्वल टू 30 उस पर z होता है, और n 30 से कम होता है उस पर t होता है। सो ऑल डिस्ट्रीब्यूशन ओबे सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो कहने को ये है कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या बोलती है, किसी भी टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हो, डिस्क्रीट हो, कंटिन्यूस हो, अगर उसके सैंपल लिए जाएंगे और सैंपल की साइज बढ़ती जाएगी तो उन सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो आपको पता है जेड भी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप बिहेव करता है, तो इसका वो करेक्ट हो जाएगा रीजन, जो हमारा कथन है उसका तर्क करेक्ट हो जाएगा, इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा 24 में। 25 में चलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको कोरिलेशन का फॉर्मूला पता है, कोरिलेशन इक्वल टू कोवेरियंस डिवाइडेड बाई अंडर रूट वेरियंस एक्स वेरियंस वाई। सो वेरियंस एक्स वेरियंस वाई 16 और 9 है, इसका अंडर रूट करेंगे तो 4 और 3 आएगा, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12, 9.6 में 12 का भाग देंगे तो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे होता है तो 0.8 सी आ जाएगा इसमें। छोटी सी कैलकुलेशन आई है। और फिर 26 में चलते हैं। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सो हम बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंस इंटरवल लेवल होता है, एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, एक अल्फा होता है और एक 1 माइनस अल्फा होता है। ये बोल रहा है अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा कितना होगा, तो ये 1 हो जाएगा। फिर आया एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, देख देख के डरने लायक है, लेकिन बिल्कुल भी अगर आप पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक ऐसा बैग है जिसमें 5 सफ़ेद, 4 काली, 3 पीली और 4 लाल गेंदें हैं। तो अगर हम ऐसे रेंडमली एक गेंद उठाते हैं उस बैग में से, तो वो काली या लाल निकलने की क्या प्रायिकता है। तो टोटल कितनी गेंदें हैं, 5 4 9 3 12 4 16, और उसमें से काली या लाल कितनी है, ब्लैक है 4 और लाल है 4, 8 गेंदें हैं टोटल। तो 16 में से 8 की प्रायिकता कितनी होगी, 8/16, 1/2। ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें। फिर गॉस मार्कोव, इसको मैच करना है, सिंपल है ये। इस टाइप के क्वेश्चन नेट में बहुत सारे पूछ रखे हैं, अगर आप नेट का PYQ सॉल्व करते हो तो इनमें पक्का मिल जाएगा आपको कि डर्बिन वाटसन टेस्ट किसका होता है, ये ऑटो कोरिलेशन का हो जाएगा। बॉक्स जेनकिंस मेथोडोलॉजी टाइम सीरीज में स्टेशनरिटी चेक करने के लिए की जाती है। और B3 जो गोल्डफेल्ड और क्वांट टेस्ट है वो हेटेरोस्केडास्टिसिटी का है, वेरिएंस सेम नहीं होने चाहिए। और गॉस मार्कोव जो है वो है ब्लू, जो एस्टिमेटर होते हैं अपना, ब्लू एस्टिमेटर, बेस्ट लीनियर एंड बायस्ड एस्टिमेटर, ए हो जाएगा इसमें। फिर वाइट नॉइस प्रोसेस इज ए स्टोकास्टिक प्रोसेस। सो वाइट नॉइस की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि मीन जीरो होता है, वेरिएंस फिक्स होता है, और एरर टर्म होती है वो सीरियली अनकोरिलेटेड होती है। सीरियली अनकोरिलेटेड का मतलब है कि टी टाइम की एरर टर्म T-1 टाइम की एरर टर्म में कोई संबंध नहीं है, इसी को वाइट नॉइस बोलते हैं, जिसमें ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। फिर लेस्पेरेस इंडेक्स है, जिसका सिंपल फॉर्मूला होता है ओनली 1 आ जाएगा इसमें। फिर 31 में थोड़ा सा डाउट है, पर मेरे हिसाब से 1 और 2 करेक्ट है। सो पहला स्टेटमेंट ये है कि ए और बी बिलोंग्स टू ए। सो स्मॉल ए बी का जो ब्रैकेट है वो ए बिलोंग्स टू ए। तो ये तो है कि ए के अंदर क्या क्या है, हमारे पास ए के अंदर 4 चीज़ें हैं, AB BC D एंड C। और ए बी सबसेट है क्या ए का, हाँ, ए बी जो है वो ए में है तो सबसेट भी है। फिर सी सबसेट है क्या, तो सी के आगे वो ब्रैकेट ढंग से लगे नहीं है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। और ए बी में भी सबसेट के लिए सेट बनाना जरूरी है, अभी केवल एलिमेंट लिखा हुआ है, तो इसमें भी हटा दे रहा हूँ। तो 1 to 4 भी हो सकता है इसमें, पर मेरे हिसाब से 1 2 होगा। 32 में चलते हैं। अरेंज द बुक्स ऑन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर एज पर पब्लिकेशन ईयर। सो TC कुपमान की आती है 1952 में, फिर सैमुअलसन की 1947 में, फिर सोलो की आती है 1958 में, और इंट्रीलिगेटर जो है उसकी 1971 में आती है। तो इसका BACD हो जाएगा। टफ क्वेश्चन था, किसी को नहीं आता, गूगल करके ही देख सकते हो आप। फिर 33 वाला है, ये 33 क्वेश्चन डायरेक्ट UGC नेट 2022 का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, सरप्लस निकालने के लिए एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। x0 3 पे p की वैल्यू निकालो और फिर इंटीग्रेशन लगाओ 0 से 3 का p के अंडर, तो इसमें 27 यूनिट आ जाएगा। आप चाहते हो कि इसका डिटेल सॉल्यूशन आए तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर नया वीडियो बनाऊंगा।
या मैं शॉर्ट्स में शॉर्ट बना के डाल दूंगा जिसमें इस क्वेश्चन का आंसर हो। जबकि आप यूजीसी नेट 2022 वाला कहीं भी आपके पास यूजीसी नेट का सोल्व पेपर है तो वहाँ पे आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ से आया। फिर आते हैं असर्शन रीजन वाला, फिर से क्वेश्चन आ गया। इफ आउटपुट पर लेबर एंड वेज रेट डू नॉट चेंज अंडर टेक्निकल प्रोग्रेस देन द टेक्निकल प्रोग्रेस इज सोलो न्यूट्रल। तो ये 2-3 चीज़ें होती हैं, सोलो न्यूट्रल, हिग्स न्यूट्रल, हेरेड न्यूट्रल। तो उनको अच्छे से पढ़ो, उनमें क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आने लग गए हैं। सो इसमें पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, और दूसरा है कि टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंसेस आउटपुट विया कैपिटल ओनली। सो टेक्नोलॉजी जो है वो कैपिटल के थ्रू ही आउटपुट को इन्फ्लुएंस कर रही है। अगर सोलो न्यूट्रल है तो उसके थ्रू ही इन्फ्लुएंस कर पा रही है टेक्नोलॉजी। सो मेरे हिसाब से ए ऑप्शन हो जाएगा। इसमें हो सकता है थोड़ा सा डाउट है, इसमें 100% मैं नहीं कह सकता। आपको अगर लगता है कि दूसरा ऑप्शन है इसमें तो आप प्लीज़ कमेंट करें और बताएं कि क्यों है दूसरा ऑप्शन, कि इसमें ए है, ए नहीं है तो क्यों नहीं है। फिर आते हैं 35 में, मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है। मैक्सिमा मिनिमा आपको पता है कि पहले इसका एफ डैश एक्स वाई जो है वाई डैश निकालेंगे, फिर वाई डबल डैश निकालेंगे, वाई डैश को 0 रख के जो वैल्यू आती है उसको वाई डबल डैश में रखेंगे। तो अगर पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा हो जाएगा, और नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आएगा डी। अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं सॉल्यूशन करूं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, तो मैं शॉर्ट्स में इसका सॉल्यूशन कर दूंगा। सिंप्लेक्स मेथड, इसमें सिंप्लेक्स मेथड लीनियर प्रोग्रामिंग में होता है, तो पहला ऑप्शन डायरेक्ट करेक्ट हो गया। और बी का बात करें, हॉकिंस सीमंस कंडीशन इनपुट आउटपुट में होती है। और डेफिनेट इंटीग्रल्स जो होते हैं वो कंज्यूमर सरप्लस अगर हम निकालते हैं, डेफिनेट का मतलब हुआ जिसमें लिमिट लगी हुई हो, वो इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट लगी हुई हो। और डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली जो होगी वो E2 ग्रेटर देन E1 का मतलब है इलास्टिसिटी अलग अलग होगी। जिस मार्केट में, जिन दो मार्केट में इलास्टिसिटी अलग अलग होगी तो वो मोनोपोली इनको डिस्क्रिमिनेट कर सकती है इलास्टिसिटी के बेस पे, कि जो जिसकी इलास्टिसिटी बहुत हाई है उसमें कम पैसे चार्ज करेगी, जिसकी इलास्टिसिटी कम है लोगों के पास ऑप्शन नहीं है उस पर ज़्यादा पैसे चार्ज करेगी। तो ये डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली में डी में 2 हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। फिर अंडर लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन विल बी। सो इसमें तीनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। ये 37 का है, जस्ट सेकंड। हाँ, ये एक लैग्रेंजियन जो है मैट्रिक्स बनता है, और उसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये कंडीशन आती है हमारी। पहले R1 के सापेक्ष करते हैं, X1 के सापेक्ष, फिर X2 के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशियल, और उसके बाद लेमडा के सापेक्ष करते हैं। तो ये तीनों कंडीशन आती है, तीनों करेक्ट है। 38 में चलते हैं। टोटल कॉस्ट फंक्शन ये है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। क्यूब का आ जाएगा 3Q स्क्वायर, एंड 3Q स्क्वायर का आ जाएगा 6Q, और 15Q का 15 आ जाएगा, 27 का 0 हो जाएगा। सो एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ गया है, इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। फिफ्थ एंड सेवन्थ टर्म ऑफ हार्मोनिक सीरीज, तो आपको दिख रहा है नीचे 3 5 7 होगा, तो आगे क्या आएगा? 3 5 7 9 11 13 15 17 ऐसे आएगा ना। 3 5 7 9 और 11, 11 होगा पांचवा, और 13 होगा छठा, और सातवां हो गया 15। तो 1/11 1/15 ये कर दिया होगा आप सब लोगों ने। क्रोनोलॉजी चाहिए अभी, बात बात में क्रोनोलॉजी समझानी पड़ती है इनको अमित शाह की तरह। सो क्रोनोलॉजी में आते हैं। फिलिप्स कर्व आया था 1958 में। इनपुट आउटपुट एनालिसिस 1951 में लियोनटिफ ने दिया था। सोलो स्वान मॉडल 1956 में, और एलपीपी जो दिया था दैंतीज ने 1947 में। तो इससे हो जाएगा DBCA, सी ऑप्शन। फिर आया बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन 41 का। ये क्वेश्चन देख के मेरे को भी लगा यार इतना अच्छे क्वेश्चंस कैसे देने लग गए सेट में भी। फिर पता चला कि ये तो यूपीएससी प्री 2016 का क्वेश्चन है जो डायरेक्ट छाप दिया है। कि IMF की कमेटी होती है जो कि साल में 2 बार बैठते हैं वो, और वो डिसाइड करते हैं कि IMF में कौन सी डायरेक्शन में होगा, क्या काम करेंगे वो। और वर्ल्ड बैंक भी बैठती है उस कमेटी में, लेकिन वो केवल ऑब्जर्वर की तरह होती है। तो इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ये डायरेक्ट यूपीएससी प्री से उठा के दिया गया है। यूपीएससी प्री 2016। फिर सेकंड
जब पहला दे दिया तो दूसरा भी यूपीएससी प्री 2016 का ही क्वेश्चन है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या करंट अकाउंट में आता है। तो करंट अकाउंट में आ जाएगा बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स आ जाएंगे एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड आ जाएगा, और जो फॉरेन एसेट एंड स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं वो आ जाएंगे कैपिटल अकाउंट में। ये भी यूपीएससी प्री 2016 का क्वेश्चन है। 43 मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर। सो वाइनर जो था, वाइनर का आया आया फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, फर्स्ट सिंगल फैक्टोरियल डबल फैक्टोरियल, ये वाइनर ने दिया है। ये डायरेक्ट ये टर्म्स ऑफ ट्रेड से यही क्वेश्चन बार बार उठ के आ रहा है, तो इनको रट लीजिए, 5-6 हैं ये बैठ के आराम से। और फिर सेकंड में हो जाएगा टॉसिंग, टॉसिंग ने दिया था नेट बार्टर टर्म्स एंड ट्रेड, एंड इनकम वाला दिया था डोरेंस ने। सो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज इज समटाइम्स यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट। सो क्या क्या है सब्स्टिट्यूट स्थान अपन इंटरनेशनल ट्रेड के गुड्स एंड सर्विसेज में, जबकि नहीं है। तो इसमें देखो इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ कैपिटल दे रखा है, वो हो सकता है सब्स्टिट्यूट। इंटरनेशनल ट्रेड को ये भी बोल सकते हैं हम इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ कैपिटल, ये भी बोल सकते हैं इंटरनेशनल मूवमेंट्स ऑफ लेबर, ये भी बोल सकते हैं इंटरनेशनल मूवमेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन ये नहीं बोल सकते डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। डोमेस्टिक प्रोडक्शन का कोई लेना देना नहीं है इंटरनेशनल ट्रेड से डायरेक्ट। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें पूछा नहीं है, एक्सेप्ट पूछा है, सिवाय, नमः शिवाय। फिर चलते हैं 45 पे। पीटर कैनन ने क्या किया था, लियोनटिफ पैराडॉक्स को सोल्व करने की कोशिश करी थी। अगर लियोनटिफ पैराडॉक्स आपने पढ़ा है तो उसमें ये होता है कि यूएस वाले बोलते हैं कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेबर इंटेंसिव, जबकि यूएसए कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी है। तो वो बोलता है कि तुम लेबर इंटेंसिव वो नहीं है, जो ह्यूमन कैपिटल है और स्किल है उसको अगर हम कैपिटल में जोड़ देंगे तो कैपिटल इंटेंसिव ही कर रहा है। तो इसमें मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यूएस एक्सपोर्ट्स आर ह्यूमन कैपिटल और स्किल इंटेंसिव। डायरेक्ट उसने इसी से रिजोल्व करने की कोशिश करी थी पीटर केनन। नोट्स में मुश्किल से मिलेगा ये, इसको आपको सर्च करना पड़ेगा अच्छे से। फिर आते हैं द टूल्स यूज्ड इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। तो इंटरनेशनल भाई माइक्रो भी यूज़ करते हैं, मैक्रो भी यूज़ करते हैं। मैक्रो बैलेंस ऑफ पेमेंट सब कुछ मैक्रो है, और माइक्रो अगर नॉर्मल एनालिसिस किया जाए किसी एक एंटिटी का तो माइक्रो भी है। ये बेसिक क्वेश्चन आ गया। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? सार्क जो साउथ एशियन देशों का एसोसिएशन है वो काठमांडू में है। इंटरनेशनल ट्रेड इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट, इंटरनेशनल ट्रेड किस आइडिया पे बेसिस है? ये है कि रिसोर्सेज आर लेस मोबाइल इंटरनेशनली देन आर गुड्स। कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं तो हम फाइनल वस्तुओं का ही ट्रेड करते हैं, कि भाई आईफोन भेजते हैं, आईफोन का ट्रेड करते हैं, जींस का ट्रेड करते हैं, ना कि आईफोन के लिए लोहे या एल्यूमिनियम या जो भी चिप लग रहा है उसका ट्रेड करें। फाइनल गुड्स का ट्रेड आसानी से हो जाएगा रिसोर्सेज, कच्चा माल देने के बजाय। सो बाकी तीन ऑप्शन सही डी ऑप्शन सही लग रहा है इसमें। रिसोर्सेज आर लेस मोबाइल इंटरनेशनली देन आर गुड्स। फिर आते हैं इंटरनेशनल लिक्विडिटी क्या क्या हो सकती है इनमें से। तो मेरे अकॉर्डिंग ये पांचों ऑप्शन सही हैं कि आईएमएफ गोल्ड रिजर्व जो होते हैं हमारे पास उससे भी इंटरनेशनल लिक्विडिटी का मतलब है कि जब बीओपी हमारा डेफिसिट में चला जाता है तो हम क्या यूज करके बीओपी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो गोल्ड रिजर्व जो हमारे पास होगा वो यूज कर सकते हैं, और फॉरेन करेंसी में डॉलर हुआ, पाउंड स्टर्लिंग हुआ, वो भी यूज कर सकते हैं। फिर आईएमएफ जो है क्षणिक तौर पे वो देता है लिक्विडिटी, जो तुम्हारा एसडीआर है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, उनके बेसिस पे। और फिर बायलेटरल और मल्टीलेटरल क्रेडिट अरेंजमेंट भी तुमने कर रखा है, वो भी इसमें हो जाता है। तो मेरे मेरे अकॉर्डिंग इसमें डी होगा। न्यू ट्रेड थ्योरी फोकसेस ऑन, सो इसका बी हो जाएगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एंड नेटवर्क इफेक्ट्स इन शेपिंग ट्रेड पैटर्न्स। व्यापार प्रारूपों को आकार देने वाले पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफलों व नेटवर्क प्रभावों पर आईआरएस पे करता है, एंड नेटवर्क इफेक्ट्स कि भाई एक एक का ट्रेड करेंगे तो वो दूसरे पे भी फायदा देगा। मोनेटाइज डेफिसिट क्या होता है? मोनेटाइज डेफिसिट ये होता है कि आरबीआई से पैसा ले लो तुम, गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई से ही पैसा ले ले, तो है इंक्रीज इन आरबीआई क्रेडिट टू सेंट्रल गवर्नमेंट,
विच ऑफ द कैनन्स ऑफ टैक्सेशन हैव बीन प्रोपाउंडेड बाय एडम स्मिथ। तो ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, जिसने केवल ऐसे याद कर रखा है ECCE या CEEC, इतना सा याद कर रखा है तो उसमें वो BCD तीनों में कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पता होगा इकोनॉमी दोनों कैनन्स में थे, इकोनॉमी आएगा, तो इकोनॉमी आते ही इकोनॉमी आएगा, इक्विटी आएगा, सर्टेनिटी आएगा एंड कन्वीनियंस आएगा। कन्वीनियंस चेक कर सकते हो आप, तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। 53 में चलते हैं। 53 आ गया, पहले 51 में एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। 51 में बी ऑप्शन दे रखा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच इज फाइनेंस थ्रू द सेल ऑफ एडहोक ट्रेजरी बिल्स। कि भाई एडहोक ट्रेजरी बिल से होता था, उसको बोलते थे बजट डिफिसिट फाइनेंसिंग। कि जब बजट में कमी आती थी ना, तो गवर्नमेंट क्या करती थी, RBI को बोलती थी कि भाई और पैसा दे दो, और पैसा दे दो, तो इसको बोलते थे बजट डिफिसिट फाइनेंसिंग, जो कि 31 मार्च 1997 को ख़त्म हो चुका है। बी ऑप्शन जो है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच इज फाइनेंस थ्रू द सेल ऑफ एडहोक ट्रेजरी बिल्स। एडहोक ट्रेजरी बिल उस एक फिनेंस एक बजट डिफिसिट हुआ, बस उसके लिए ही नए ट्रेजरी बिल निकाल दिए, वो RBI खरीद के गवर्नमेंट को पैसा दे दी थी। ये खत्म हो चुका है, बी ऑप्शन, 31 मार्च 1997 को। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर चलते हैं 53 में। 53 वाला आपको लग रहा होगा भाई ये क्या क्वेश्चन है, देखा हुआ सा लग रहा है। तो ये UGC नेट 2000 आई थिंक 19 का है। तो इसमें आएगा डी ऑप्शन, चेक कर लेना आप कौन सी कमेटी का क्या क्रोनोलॉजी ऑर्डर है। फिर 54 में आते हैं, क्राउडिंग आउट। सो क्राउडिंग आउट किससे होता है, गवर्नमेंट स्पेंड करती है तो क्या, तो प्राइवेट स्पेंडिंग कम हो जाती है, उसको क्राउडिंग आउट बोलते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है। सो ओनली वन करेक्ट हो जाएगा। डेफिसिट फाइनेंसिंग में क्या होता है, गवर्नमेंट घाटे का वित्त पोषण करती है, पर इसमें क्राउडिंग आउट, मेरे अकॉर्डिंग इसमें क्राउडिंग आउट अगर कंट्रोल में होगा तो क्राउडिंग आउट नहीं होगा, पर नॉट इन कंट्रोल, फोर्थ ऑप्शन, 1 एंड 4 भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ओनली वन करेक्ट। 55 में चलते हैं, असर्शन एंड रीजन। फॉर फिजिकल डिसिप्लिन एक्सपेंडिचर कैप इज क्वाइट डिजायरेबल, जो कि सही लग रहा है। अवॉइडिंग फिजिकल डिफिसिट एडवर्सली इम्पैक्ट फाइनेंसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों सही लग रहे हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी लग रहा है, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेवेंट फॉर वैगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी। सो इसके लिए सही हो जाएगा, देर आर इनहेरेंट टेंडेंसीज फॉर एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट टू इंक्रीज बोथ इंटेंसिवली एंड एक्सटेंसिवली, अंदर से और बाहर से, सब डी ऑप्शन आ जाएगा। जो ऐसा टैक्स जो इजीली शिफ्ट किया जा सकता, जैसे लमसम टैक्स हुआ ना, मोनोपोलिस्ट, तो वो मोनोपोलिस्ट अपने फिक्स कॉस्ट में ले लेगा, तो वो शिफ्ट नहीं कर पाएगा। टैक्स इम्पोज्ड ऑन रेजिडेंशियल हाउसेज, अब रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये डायरेक्ट टैक्स है, तो डायरेक्ट टैक्स को शिफ्ट नहीं कर सकते। फिर सक्सेशन ड्यूटी है, वो आता है कि स्थानांतरण उत्तराधिकारी, तो ये भी एक डायरेक्ट टैक्स है। कैपिटल गुड्स मेंट फॉर सेल, कि कोई चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। इस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट जो GST है वो इसी पे बना है, कैपिटल गुड्स मेंट फॉर सेल, तो इस पे हम टैक्स शिफ्ट कर सकते हैं, कंज्यूमर पे कर सकते हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। फिर वाइसमैन पिकोक हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें कंसंट्रेशन इफेक्ट जो होता है, 3 इफेक्ट होते हैं इसमें, तो जो तीसरा इफेक्ट है कंसंट्रेशन इफेक्ट, वो होता है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी टू ग्रो फास्टर देन द स्टेट गवर्नमेंट, कि सेंट्रल वाले स्टेट से ज़्यादा एक्टिविटी कर डालते हैं, वही है सी ऑप्शन। फिर आते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन आ गया, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, बजट डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट। सो सबसे इजी वाला देखते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, वो जो होता है रेवेन्यू रिसीट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो बी में वन का एक ही ऑप्शन है, सो इसमें हो जाएगा 59 में बी करेक्ट। अब टैक्स इज सेड टू बी बोएंट इफ टैक्स रेवेन्यू इज प्रोपोर्शनली मोर रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन आउटपुट, ओनली वन करेक्ट हो जाएगा। आउटपुट की बात होती है, टैक्स बेस की कहीं कोई बात नहीं होती है, टैक्स बोएंसी की बात हो रही है यहाँ पे। फिर आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। सो लिक्विडिटी होगी, सबसे ज़्यादा बिल्स की होगी, ट्रेजरी बिल्स, उसके बाद बॉन्ड की, और उसके बाद इक्विटीज़ की। सो 1 2 3 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मी, ए। फिर आते हैं, विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट ए गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी।
सो सब लोग सही करके आ ही गए होंगे। अकॉर्डिंग टू मी ICICI जो कि अभी प्राइवेट ही है पूरा, तो कोई गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी नहीं है। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ सेटिंग अप स्मॉल फाइनेंस बैंक्स? सो इसका था टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स एंड टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। 63, तो 63 क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछा गया है UPSC प्री 2017 से। सो सिंपल क्वेश्चन था। यंग एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस सेटअप करने के लिए आई थिंक स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं था, तो 1 एंड 2 करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड कौन सी कमेटी है, तो नरसिंहम कमेटी आ जाएगी बी। फिर आते हैं मनी सप्लाई के कंपोनेंट। सो डिमांड डिपॉजिट भी होता है, करेंसी, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि करेंसी नोट सर्कुलेटेड बाय स्टेट ट्रेजरी सर्कुलेट करती है और RBI इशू करती है, सेंट्रल बैंक। सो नन ऑफ द अबव हो जाएगा इसमें। बी ऑप्शन के भी थोड़े बहुत चांसेस हैं, पर अकॉर्डिंग टू मी नन ऑफ द अबव आ जाएगा। आपको क्या लगता है 65 में नन ऑफ द अबव ही होगा? अगर नहीं तो आप कमेंट करके बताएं। सप्लाई ऑफ मनी कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। लीस्ट लिक्विड एसेट क्या होगा? फिक्स्ड कैपिटल। स्थायी पूंजी है वो लिक्विड। लिक्विड का मतलब ये होता है कौन सा एसेट ज़्यादा लिक्विड है, कम लिक्विड का मतलब है कितना जल्दी हम उसको रुपए में बदल सकते हैं, पैसे में बदल सकते हैं। प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शन ऑफ RBI। सो इसमें फर्स्ट दो हो जाएंगे। थर्ड जो है एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ये है नाबार्ड का काम। और प्रमोशन ऑफ सेविंग एंड रूरल बैंकिंग है RRB का काम। तो थर्ड एंड फोर्थ नहीं होंगे, 1 और 2 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर इंक्रीज इन मनी सप्लाई टू इंक्रीज द जनरल प्राइस लेवल? तो इसमें आ जाएगा मेरे अकॉर्डिंग इसमें 1, 3, 4 आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से। द फिजिकल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट मस्ट बी फिक्स्ड फॉर द टाइम बीइंग, कि आउटपुट फिक्स होगा और अगर मनी सप्लाई बढ़ा दिए तो प्राइस बढ़ जाएगा, जनरल प्राइस लेवल। और द पेमेंट कन्वेंशन ऑफ द कम्युनिटी मस्ट बी फेयरली फ्लेक्सिबल, ये हो जाएगा। द इकोनॉमी मस्ट बी ऑपरेटिंग वेल बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी, ये गलत हो जाएगा कि एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी से कम हुआ तो हो सकता है कि भाई प्राइस लेवल डायरेक्ट ना बढ़े, आउटपुट बढ़ जाए, जबकि आउटपुट की कैपेसिटी फुल होगी तो प्राइस लेवल बढ़ेगा डायरेक्ट। इसमें बी आ जाएगा। ग्रीन बैंकिंग क्या है? फाइनेंसिंग ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स बाय बैंक्स। हैरिड ग्रोथ मॉडल क्या, कितनी कितनी ग्रोथ है उसमें? 3 है। GWGN, एक वारंटेड है, एक एक्चुअल है, एक नेचुरल है। GA। कैल्डर का मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस टू कैपिटल एक्यूमुलेशन, ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें। फिर इनको मिलाना है। हर्समैन, आपको पता है कि हर्समैन आता है अनबैलेंस्ड में, तो 1 का C हो गया, C एक ही है। तो इसमें नर्क्स का हो जाएगा विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी। रोडान रोडान का हो जाएगा कोऑर्डिनेशन फेलियर। और लेविस का अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, आपको पता ही है। बी ऑप्शन हो जाएगा। PQLI में देखो क्राइम रेट, एयर पोल्यूशन, कहाँ से आ गई, इन्वायरमेंट, ऐसा कुछ नहीं होता। PQLI एक पुराना मेजर है जिसमें 3 इंडिकेटर आते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड एडल्ट लिटरेसी रेट। और लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दोनों एक सी चीज़ हो गई। वो देख रहे हैं कि भाई कितना जी रहा आदमी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ या इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। जॉन रॉबिन्सन्स मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो फिक्स्ड जनरल प्राइस मॉडल है। फ्लेक्सिबल जनरल प्राइस मॉडल मतलब प्राइस को फिक्स मानता है, पुराना मॉडल है ये, और फ्लेक्सिबल है। और टेक्नोलॉजी भी फ्लेक्सिबल नहीं है, जनरल प्राइस भी फ्लेक्सिबल नहीं है, और 2 ही फैक्टर है, लेबर एंड कैपिटल। सो इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। इनफॉर्मल सेक्टर में क्या आता है? अनौपचारिक, जो कि टैक्स नहीं भरते। तो मरम्मत करने वाले, कचरा बीनने वाले, स्वरोजगार कारीगर, छोटे व्यापारी, चाय के दुकान के मालिक, छोटे मोटे सारे ही आ सकते हैं इसमें। 1, 2, 3, 4। बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरीज ऑफ रैग्नारॉक एडवोकेट्स द साइमल्टेनियस डेवलपमेंट ऑफ ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सो बैलेंस्ड ग्रोथ का मतलब ये होता है कि सारे सेक्टरों को एक साथ लेके चलो। अब लाएंगे कहाँ से वो पैसा, वो अलग बात है, लेकिन इनकी थ्योरी यही कहती थी कि सबको एक साथ लेके चलोगे तभी विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी से बाहर आओगे। फिर आते हैं 78 में, रॉबर्ट सोलो मॉडल के
अकॉर्डिंग ट्रू क्या है? लॉन्ग टर्म मॉडल, हाँ जी लॉन्ग टर्म स्टडी थी इनकी, लॉन्ग टर्म मॉडल था। नियो क्लासिकल, इसका दूसरा नाम नियो क्लासिकल एक्सोजेनस मॉडल है, तो नियो क्लासिकल भी हो गया। सीआरएस भी होता है और क्लोज मॉडल भी है, क्योंकि इसमें कोई भी ट्रेड नहीं होता। सो इसमें चारों हो जाएंगे 78 में। 79 में क्रोनोलॉजी समझाइए, फिर से क्रोनोलॉजी समझानी पड़ेगी। 79 में चलते हैं। इसमें सबसे पहले एडम स्मिथ आ जाएगा, ये तो काफ़ी इजी आ गया। एडम स्मिथ सबसे पहले आ जाएगा, आपको पता है। फिर कार्ल मार्क्स आता है। एडम स्मिथ 1777, फिर कार्ल मार्क्स 1830 के अराउंड, फिर केन्स 1936, और फिर ये एक बंदा नया है, ये जैन टिम्बरगन। अगर आपको नहीं भी पता होता आप 432 कर देते। फिर गिनी कोफिशिएंट, ये तो कुछ ज़्यादा ही इजी आ गया। ए अपॉन ए प्लस बी, जिसको थोड़ा बहुत भी पता है, ए अपॉन ए प्लस बी होता है। फिर डेमोग्राफिक, अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। फर्टिलिटी जनरली इसमें होता है कि जब गरीब थे देश तो ज़्यादा बच्चे जन्मते थे और ज़्यादा मर जाते थे। फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, जिसमें मरने थोड़े से कम लगे, लेकिन 1920-21 मानते हैं इंडिया का। उसके बाद एक्सप्लोजन हुआ, और अब ये हो गया कि जन्म भी कम रहे हैं और मर भी कम रहे हैं। तो इसमें फर्टिलिटी, माइग्रेशन, माइग्रेशन भी आता है इसके अंडर। मोर्टेलिटी, एज स्ट्रक्चर, मेरे अकॉर्डिंग 1 और 2 हो जाएंगे, पर ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। आपको अगर लगता है कि इसका कोई आंसर दूसरा होना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर आते हैं 82, ओजोन डे, वाइल्ड लाइफ, इन्वायरमेंटल अर्थ। तो ये वाले याद करने भाई, इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है। तो थोड़ा बहुत, जैसे अर्थ डे आता है 22 अप्रैल को, इन्वायरमेंट आता है 5 जून को, वाइल्ड लाइफ आता है 3 मार्च को, और ओजोन डे आता है 16 सितंबर को। तो इसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन हो जाएगा। पिगू टैक्स किसके अंदर? अब देखो, पिगू टैक्स का मतलब ये होता है कि एक्सटर्नलिटी है तो उस पर कोई ना कोई टैक्स लगा दो। वो कोई प्रदूषण कर रहा है तो उस पर प्रदूषण का टैक्स लगा दो ताकि वो कम करे। तो कार्बन टैक्स तो पक्का आ जाएगा इसमें। प्लास्टिक बैग कोई फैला रहा है उस पर टैक्स लगा दो, स्पेसिफिक टाइप के प्लास्टिक पे टैक्स लगा सकते हो, तो वो भी पक्का आएगा। अब कॉरपोरेट टैक्स तो वो हो गया ना, जो कि कंपनी चला रहा है तो उस पर टैक्स, तो उस पर पिग्गू टैक्स का क्या हुआ? तो नॉर्मल टैक्स है। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, कि तुमने स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करे, 1 साल से ज़्यादा के बाद तुम निकालते हो तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स लेती है, कितना, 10%, 5%। तो वो भी इसके अंडर नहीं आएगा। तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग 2 और 4 हो जाएगा 83 में। 84 में आते हैं। सो ये होता है मोरल हजार्ड, जब व्यक्तियों के मध्य एक समझौता होने के बाद सूचना असमितता दिखाई जाती है। पहले समझौता हो गया, तुमने इंश्योरेंस कंपनी को बोल दिया कि भाई हाँ हाँ ऐसी ऐसी मेरी गाड़ी है और इसकी पूरी इंश्योरेंस कर दो, एकदम सही चलाता हूँ मैं, बढ़िया ड्राइवर हूँ, ये मेरा लाइसेंस है, अब तक का कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, कभी मैंने भिड़ाई नहीं गाड़ी। और उसके बाद तुम रैश ड्राइविंग करते हो कि भाई भिड़ गई ठुक गई तो कोई दिक्कत नहीं, इंश्योरेंस वाले पैसे दे देंगे। तो इसको बोलते हैं मोरल हजार्ड, कि पहले तो एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद तुमने इन्फॉर्मेशन पूरी दी नहीं उनको, तो नैतिक जोखिम है ये। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमन ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, जो इंडिया में 2 से ज़्यादा था, अभी धीरे धीरे 2 से कम आने लग गया है 85 में। एक्सटर्नलिटीज बिटवीन टू फर्म्स कैन बी इंटरनलाइज्ड, अब ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कि दोनों मर्ज करती हैं तब भी इंटरनलाइज हो जाता है। बार्गेनिंग कॉस्ट जीरो होनी चाहिए, वरना इंटरनलाइज होना मुश्किल हो जाता है, जो कॉस्ट थ्योरम में भी बोलता है। फिर एक्सटर्नलिटीज अफेक्ट ईच फर्म इक्वली, जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल हो। अब इसमें थोड़ा डाउट है, लेकिन जैसे ऑप्शन दे रखे हैं उसके हिसाब से बी करेक्ट हो जाना चाहिए। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। मार्जिनल कॉस्ट फॉर बोथ फर्म्स आर कांस्टेंट, ये भी कहीं पढ़ा नहीं कि ये वाली कोई कंडीशन होनी चाहिए एक्सटर्नलिटीज को इंटरनलाइज करने के लिए। आपको क्या लगता है? अगर सही है, आपको भी लगता है कि बी ऑप्शन है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है मैचिंग का। तो साइमन कुजनेट कुजनेट ने क्या किया था? उल्टा दिया था इन्वायरमेंट हाइपोथेसिस। 4 हो गया, चारों में 4 दे रखा है, अब क्या करें? एरो एरो ने क्या किया था? एरो ने ये वाले जो है ना, यूजीसी नेट के पीवाईक्यू करोगे तो उसमें बहुत बार ये आ जाएगा कि द प्रॉब्लम ऑफ मोरल हजार्ड इन द केस ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस, ये किसने दिया? तो ये एरो ने दिया। फिर स्पेंस ने दिया मार्केट सिग्नलिंग, और 1 आ गया स्क्रीनिंग हाइपोथेसिस, डी में पॉल मिलर।
फिर असर्शन रीजन आ गया, पार्टीज टू ए डिस्प्यूट ओवर प्रॉपर्टी राइट्स विल एबल टू निगोशिएट एन इकोनॉमिकली आउटपुट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ये कोच थ्योरम का कथन है कि तो लड़ाइयाँ होगी, प्रॉपर्टी राइट्स अगर क्लियरली डिफाइंड होंगे ना तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, देयर आर इनएफिशिएंट नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स एंड देयर आर ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स। सो अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट ये सारी चीज़ें हैं तो इकोनॉमिकली ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा। दोनों चीज़ें ए और आर सही लग रही हैं लेकिन वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। 18 का में ए हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मी, 88 में ए हो जाएगा। 89 में आते हैं फिर से, फाइनली कोज थ्योरम ही पूछ ली इन्होंने। इफ प्रॉपर्टी राइट्स आर डिफाइंड क्लियरली मार्केट विल प्रोड्यूस एफिशिएंट आउटकम। फिर आते हैं, एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पब्लिक गुड इज दैट इट इज नॉन एक्सक्लूडेबल। इसका मतलब क्या होता है, नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवल। नॉन राइवल का मतलब ये होता है कि तुम ज़्यादा खा जाओगे तो दूसरा भूखा रह जाएगा, ये तो हो गया नॉन राइवल। और नॉन एक्सक्लूडेबल ये हुआ कि पैसे लग रहे हैं, पैसे देने पड़ेंगे। सो इसका नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब है द पीपल कुड कंज्यूम द गुड विदाउट पेइंग फॉर इट, बिना भुगतान के करने पे, सी ऑप्शन। फिर आता है मैचिंग, फिर से मैचिंग मैचिंग। इनपुट आउटपुट एनालिसिस किसने दिया था, लियोनटिफ ने। और लीनियर प्रोग्रामिंग दिया था दांतीज ने। और सी लोनेबल फंड थ्योरी आ गया ऑल इन, ई एक्स्ट्रा लगा दिया इसने, ऑल इन ही आई। और सोशल वेलफेयर फंक्शन बर्गसन सैमुअल्सन ने दिया था, तो इसमें ए हो जाएगा 91 में। फिर आते हैं 92 में, अरेंज वेलफेयर इकोनॉमिक्स एज पर इट्स ओरिजिन। अब इसमें आ जाएगा ए आ जाएगा। सबसे पहले 3 आएगा पिगू, पिगू ने सबसे पहले दिया था क्योंकि पिगू ओल्ड स्कूल का था। फिर पेरेटो न्यू स्कूल का आया, फिर पेरेटो को थोड़ा सा समझाने के लिए कंपनसेशन क्राइटेरिया आया, फिर आया सोशल वेलफेयर फंक्शन बर्गसन सैमुअल्सन का, ए आ जाएगा इसमें। परफेक्ट कंपटीशन कौन से में कम ज़्यादा है उसमें अरेंज करना है। अब आप पूछोगे कि भाई बढ़ते क्रम में अरेंज करना है कि घटते क्रम में, ऑप्शन देखते हैं कैसा है। सबसे कम कंपटीशन होगा मोनोपोली में, उसके बाद आएगा इम्परफेक्ट कंपटीशन में, फिर आएगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, और फिर आएगा परफेक्ट कंपटीशन। जैसा आपको पता होगा परफेक्ट कंपटीशन के जस्ट इक्वलेंट सा बोल सकते हो आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को, उसमें भी ज़्यादा फर्म्स होती हैं। बस इतना ही है कि इसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, जो पहला क्वेश्चन था। सो इसमें अगर बढ़ते क्रम में, कंपटीशन के बढ़ते क्रम में बोलेंगे तो 2 1 4 3 आएगा, और घटते क्रम में 3 4 1 2। अब 3 4 1 2 तो कहीं है नहीं, तो 2 1 4 3 कर देते। अरेंज देम इन सीक्वेंस एज पर वेरिएबल, टाइम वेरिएबल। अब बहुत कम टाइम है अपने पास, शॉर्ट रन, तो शॉर्ट रन में एक फैक्टर कांस्टेंट रहता है और दूसरे को वेरी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो उसको आ जाएगा फोर्थ। फिर थोड़ा थोड़ा फर्म जो अपनी फैक्ट्री है वो चलाना स्टार्ट करा, थोड़ा सा टाइम बढ़ा, तो वो IRS देने लगेगा कि थोड़ा सा स्केल बढ़िया हुआ तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल देगा। हमने 4 समोसे बनाए तो हमारा खर्चा ज़्यादा आया, 20 बनाएंगे तो खर्चा कम आने लगेगा। फिर हज़ारों लाखों बनाएंगे तो ख़राब होने लग जाएंगे, तो फिर कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल CRS आएगा, और फिर एंड में DRS आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मी ये होना चाहिए 4 1 3 2। बी ऑप्शन भी हो सकता है इसमें, आप बताओ आपको क्या लगता है। अगर आपको लगता है कि सी ऑप्शन सही है तो कमेंट कीजिए। व्हाट कंडीशंस आर एसेंशियल फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर अंडर इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व में एसेंशियल कंडीशन, दो ही कंडीशन होती हैं, एक तो टेंजेंट होना चाहिए, दूसरा होता है कि घटता हुआ होना चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए। अब इसमें क्या देखा, द बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, सही है। स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व एंड द बजट लाइन शुड बी द सेम। अब फिर से फंस गए इसमें कि सेम स्लोप कब हो, इक्विलिब्रियम पे टेंजेंट होगा तो सेम स्लोप अपने आप हो गई। तो ए और बी मुझे लग रहा है ए की बात कर रहे हैं। फिर है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई मस्ट बी फॉलिंग, तो कॉन्वेक्स होने के लिए क्या होता है, MRS फॉलिंग होना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग ABC होगा, सी ऑप्शन। फिर आते हैं फिर से मैचिंग मैचिंग, आ जाओ मैच करते हैं। तो इनोवेशन आते ही सुम्पीटर कर दो, बी में 1, 2 ऑप्शन आ गए भाई। ए में डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है क्लार्क। फिर आते हैं सी, रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, तो ये आता है हॉली हॉली, होले होले को याद कर लो भाई, रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, तो इसमें ए आ जाएगा। अरेंज डिमांड थ्योरी इन सीक्वेंस एज पर देयर ओरिजिन। अब देखते हैं कब कौन सी आई, क्रोनोलॉजी समझते हैं।
रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी आई 1938 में अराउंड, और लॉजिकल ऑर्डरिंग हिक्स 1956 में, इंडिफरेंस कर्व 1939 में, और न्यू क्लासिकल डिमांड थ्योरी पता नहीं उससे पहले आ गई। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 4312। फिर आ गया असर्शन रीजन। रेंट क्या है? रेंट है एक्चुअल अर्निंग ऑफ फैक्टर माइनस ट्रांसफर अर्निंग। सही है। ट्रांसफर अर्निंग क्या है कि कितना दे दें कि तुम रुक जाओ यहीं पे। मिनिमम प्राइस टू कीप इट इन इट्स प्रेजेंट यूज। तो सही लग रहा है, दोनों एक्सप्लेनेशन भी सही लग रहा है। A firm is in equilibrium when it is earning maximum profit. MR इक्वल टू MC at equilibrium point, तो इसमें D आ जाएगा। Assertion A is false and reason is true. Which is the reform of Hicks? तो ये चारों करे थे हिक्स ने, तो डी आ जाएगा दोनों में। थैंक यू। अगर आप यहाँ तक बने हुए हो, इसके दो मतलब है, या तो आपने पेपर दिया है, आप बहुत सीरियस कैंडिडेट हो। दूसरा मतलब ये है कि आप पढ़ना चाहते हो, बहुत सीरियस हो। तीसरा है कि आप खाली भी बैठे हो। तो खाली बैठे हो तो नोट्स बनाओ, इनमें से जो क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं उनको अपने नोट्स में ऐड करो। और हमारे, अगर आप ये PDF चाहते हो तो मैं कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और आप कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको अच्छा लगा ये सॉल्यूशन तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर इनमें से एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि सॉल्यूशन करवाने के बाद आपका फ़ायदा हुआ, कुछ अगर इकोनॉमिक्स में कुछ सीखे आप, तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए अगर आपको ये PDF चाहिए, और अगर आपको और भी नोट्स चाहिए तो कमेंट कीजिए। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक ज़रूर दूंगा। थैंक यू। बाय बाय।